हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में बात की थी जोधपुर राजस्थान के एक विलेज की, जिसका नाम है खेजड़ी विलेज। आज हम और आगे बढ़ेंगे और हमने ये भी बात की थी कि वहाँ के जो लोग हैं उनको क्या कहते हैं, तो बिश्नोईज़ कहते हैं। अब आगे हम बात करेंगे। तो जैसा कि आपने पहले ही पढ़ लिया कि जो खेजड़ी विलेज है वो राजस्थान में है और राजस्थान के जोधपुर में है। और अब एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है जानने के लिए कि जो खेजड़ी ट्री है वो कहाँ पे होता है। तो खेजड़ी ट्री की बात करें अगर हम, तो खेजड़ी ट्री भी राजस्थान में होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्री है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी उस ट्री के बारे में। आप बस 1 मिनट जो है इस छोटे से क्लिप को देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि खेजड़ी ट्री वहाँ के लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। साल 1899 में राजस्थान में भीषण अकाल पड़ा था, जिसे छपनी अकाल कहते हैं। इस अकाल में रेगिस्तान के लोग जिस पेड़ के तनों के छिलकों को खाकर जिंदा रहे थे, वह पेड़ है खेजड़ी, जिसे शमी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ये पेड़ जेठ की भयंकर गर्मी में भी हरा भरा रहता है। इस मल्टीपर्पज वृक्ष का हर भाग किसी न किसी रूप में यहाँ के प्राणियों के लिए उपयोगी है। इसीलिए इस पेड़ को मरु प्रदेश का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। ये पशुओं के लिए चारा देता है, जिसे लूम कहते हैं। उन्हें गर्मी में शरण देता है। मरु प्रदेश के वासियों को अपना फल सांगरी देता है, जिसे सुखाकर सालों साल सब्जी के रूप में काम में लिया जाता है। वर्ष 1983 में राज्य सरकार ने इसे राज्य वृक्ष के रूप में मान्यता प्रदान की। साल 1899 में राजस्थान में भीषण अकाल पड़ा था, जिसे छपनी अकाल कहते हैं। किसान के लोग जिस पेड़ तो उम्मीद है कि आपने खेजड़ी के बारे में काफ़ी कुछ समझा कि इसे कब राजकीय वृक्ष घोषित किया गया और इसके क्या जो है महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में क्या हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्योंकि खेजड़ी के ऐसा नहीं है कि बस इतना ही पूछा जा सकता है कि खेजड़ी कहाँ का वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है, या ये कहाँ पाया जाता है। इसके बारे में भी काफ़ी कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि ये कम पानी में भी उग सकता है और बड़े आराम से जो है ग्रो करेगा। इसके फलों का क्या काम है। तो अभी आपने जो क्लिप देखी उसमें ये जानकारियाँ दी गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। जो अभी आपने देखा कि जो इसके बीन्स होते हैं खेजड़ी के पेड़ के, उनका जो है वो कभी भी उन पे इंसेक्ट नहीं लगती। ये बहुत ही मतलब एक चौंका देने वाली बात है कि किसी फल पे इंसेक्ट्स का कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि कोई नुकसान ना हो। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आगे आप देख रहे हैं कि हनी बी जो है वो एग ले करती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। अब आप कहेंगे कि अभी तक तो खेजड़ी चल रहा था, फिर अचानक से ये, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ऐसा ही पैटर्न मिलेगा, तो आपको अपने माइंड को उसी तरह से तैयार करना है। मैं फिर से कह रही हूँ, बट हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं सिस्टमेटिक वे में भी आपको आगे चल के पूरा एक बार फिर से एकदम शॉर्ट और क्विक रिवीजन के लिए पॉइंट्स दे दूँगी। आप जैसा भी अगर आपको लगता है आप प्लीज़ कमेंट करिए, और जैसा भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कुछ है आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो हनी बी की बात हो रही थी मधुमक्खी जिसे हम कहते हैं। और इसके बारे में एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि जो मधुमक्खी है ये कब अंडे देती है, और जो इनका जो कल्चर है, हनी कल्चर जिसे हम कहते हैं, तो इसे एपीकल्चर कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को कि हनी बी के हनी कल्चर जो करते हैं लोग बड़ी मात्रा में, तो उस पूरे कल्चर को कहा जाता है एपीकल्चर। ठीक है। और आगे अभी रेशम का भी आप पढ़ेंगे कि रेशम कैसे बनाए जाते हैं रेशम कीट से, तो उसमें आप क्या आएगा, तो वो आएगा आपका सेरीकल्चर। ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ हनी बी के बारे में हम बात कर रहे थे।
तो ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ध्यान रखना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो लास्ट के 3 मंथ्स हैं वहाँ पे हमें याद रखना है कि ये अपने एग्स को जो है ले करते हैं। क्वीन हनी बी जो होती है वो एग्स को ले करती है। और जो बी हाइव है, मधुमक्खी का जो छत्ता है, वहाँ पे एक छत्ते में केवल एक ही क्वीन रहेगी एक समय में, ठीक है, और वही अंडे देगी। ऐसा नहीं है कि एक छत्ते में 2 क्वीन हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर हम मेल्स की बात करें तो उस हाइव में जो मेल्स की संख्या है वो एक से ज़्यादा भी होती है, मतलब एक से तो ज़्यादा ही होगी हमेशा। फ्यू, अब उसमें 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, मतलब कुछ ही मेल्स जो है उस हाइव में होते हैं। अब वो बीज सेलेक्ट करती हैं, हनी बीज, कि उनको किन के साथ जो है वो मीटिंग करनी है। मोस्ट ऑफ बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। तो आप कहेंगे कि फिर कुछ मेल होते हैं, एक फीमेल क्वीन होती है, तो बाकी के कौन से होते हैं? तो बाकी के जो आपको मधुमक्खियाँ दिखती हैं उसमें ज़्यादातर से जो है वो वर्कर बीज होती हैं, जो पूरी हाइव के काम काज को देखती हैं, संभालती हैं। रख रखाव, सफाई से लेके हनी को ले आना, उसको स्टोर करना, एग्स को जो है वो ले करना, मतलब ये सारी चीज़ें। मोस्ट ऑफ बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो जो ज़्यादातर से बीज होंगी वो वर्कर बीज होंगी। और अगर हम बात करें मेल बीज की, तो इनका कोई स्पेशल रोल नहीं होता है। ये किस लिए होते हैं? ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका उस हाइव में क्वीन को जो है वो मीटिंग के क्वीन के साथ मीटिंग करते हैं, और बाद में ये मर भी जाते हैं, क्योंकि इनके स्टमक का डिसोसिएशन होने लगता है धीरे धीरे से, स्टमक की वॉल फट जाती है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु भी हो जाती है आफ्टर मीटिंग। तो वो उतना आपको नहीं पढ़ना है, बट हाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि जो मेल है उसका क्या रोल है। केवल और केवल जो क्वीन बी है, जो क्वीन बी है उसको रेडी करना, उससे मीटिंग करना और उसको एग लेइंग के लिए रेडी करना, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हम सभी को पता है कि गुजरात, अगर हम बात करें गुजरात की, तो कच्छ एक पार्ट है गुजरात का, ठीक है। तो गुजरात के फूड की बात करें तो सभी ने सुना होगा, बड़े भयानक भयानक जो है वो मैं ये नहीं कहूँगी भयानक, बट बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट, और साथ ही में बड़े अच्छे अच्छे नाम वाले जो है वो फूड होते हैं गुजरात के। तो जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ढोकला, ठीक है, जिसे हम चटनी के साथ खाते हैं, लेमन राइस, मिठाई, फाफड़ा, मैं और भी अपनी तरफ से बता रही हूँ जो मैंने ट्राई किया है। अहमदाबाद और जो वलसाड है गुजरात में, वहाँ पे ये फूड बहुत फेमस है। तो ये पूछ सकता है वलसाड कहाँ है, तो वलसाड जो है गुजरात में है, अहमदाबाद भी गुजरात में है, ये आपको पता होना चाहिए, और मेरे ख्याल से ये तो आपको पता होगा भी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे यू कैन सी हियर, सॉरी अगर कुछ इनकन्वीनियंस हो, क्योंकि अभी मैं थोड़ा थोड़ा अपना टाइम निकाल के, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी KVSPRT का एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करें जिससे कि सभी को उसका फ़ायदा मिले। तो एक हेल्प के नाते, और कह सकते हैं कि मैं भी सोच रही हूँ कि मैं कुछ वीडियोस जो है वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद वीडियोस डाल दूँ यूट्यूब पे। तो सॉरी अगर आपको कोई भी इनकन्वीनियंस हो रहा है, क्योंकि अभी मैं नई नई हूँ तो इस फील्ड में। आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मडगाँव। अब ऐसा लगता है कि ये कोई गांव है, लेकिन आप देखिए जो मडगाँव है ना, ये गोवा में है, ये एक जगह है। और मडगाँव कैसा दिखता है, अगर आप चाहते हैं तो चलिए देख लेते हैं मडगाँव कैसा है। ये है मडगाँव, ये सिटी है, गांव नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कोई गांव नहीं है ना। अब देखिए बहुत ही सुंदर सा एक शहर है मडगाँव, कितना प्यारा सा खूबसूरत सा है। और मेरे ख्याल से आपको क्लियर शायद ना दिख रहा हो, बट देख लीजिए, ये एक अच्छा शहर है।
तो अभी हम मडगाँव की बात कर रहे थे, तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे कि जो मडगाँव है वो इसकी क्या, क्योंकि हम जब हम कोई चीज़ देखते हैं फ्रेंड्स, तो देखने के साथ ही हमें उन चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ जानने की जो है एक इंटरेस्ट जागता है कि हम उसके बारे में कुछ और भी चीज़ें जानें। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, आप प्लीज़ एडजस्ट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ध्यान दूँगी इस चीज़ का। तो जो मडगाँव है वो गोवा में है, और टोटल एक बहुत बड़ी बात ये है कि ये जो शहर है, ध्यान दीजिएगा, ये गोवा का एक शहर है, ना कि गांव है। तो ये यहाँ पे काफ़ी चीज़ें फेमस हैं, वो हम अभी बात करेंगे। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं कि अगर हम गोवा से केरला जाएं तो गोवा से केरला जाते समय देखिए ये एनसीईआरटी की चीज़ें हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन्हीं को लेके आए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। अगर बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो फिर चीज़ें हमारी छूट सकती हैं आगे की। 2000 ब्रिजेस और 92 टनल्स, जिसे सुरंगें कहते हैं, तो 2000 पुल और 92 जो टनल्स हैं, जिसे सुरंगें हैं, वो उस रूट पर मिलेंगी अगर हम गोवा से केरला की तरफ बढ़ें, ठीक है। और हम आप मैप में देख सकते हैं कि गोवा से केरला की तरफ जब बढ़ते हैं हम, ठीक है, तो ये रास्ता कैसा होगा मैप पे। कोझिकोड जो है वो एक शहर है केरला का, ठीक है। जैसे अभी हमने गोवा की बात की तो गोवा में मडगाँव एक शहर है, वैसे ही। और ये जो कोझिकोड शहर है केरला का, ये साउदर्न इंडिया में मालाबार कोस्ट पर है, ठीक है। तो इसी को हम कैलीकट कहते हैं। पुराने टाइम में जब ब्रिटिश रूल था यहाँ पे, तो ये नाम काफ़ी फेमस था। कौन सा नाम था? कैलीकट, ठीक है। तो कैलीकट नेम वाज फेमस। और हम सभी जानते हैं कि काफ़ी मतलब यहाँ पे बड़े तादाद में जो है वो बिज़नेस जो है वो रन करते थे ब्रिटिशर्स जो है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरिया था उनके लिए। अब हम बात करते हैं कि किस एरिया में कौन सी लैंग्वेज को बोला जाता है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंग्वेजेस वेयर इट इज़ स्पोकन। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, और एनसीईआरटी में वैसे दिया भी हुआ है। तो सभी को पता है कि केरला में मलयालम बोली जाती है, कोंकणी जो है कर्नाटका में, महाराष्ट्र, गोवा एंड इन सम पार्ट्स ऑफ केरला, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मराठी सभी को पता है महाराष्ट्र में बोली जाती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो गोवा में, तो गोवा में क्या है, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, यहाँ पे ज़्यादातर से महाराष्ट्र से लेके गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, यहाँ पे मराठी बोली जाती है। फिर हम आगे बात करते हैं कन्नड़, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है कि कन्नड़ जो है वो कर्नाटका में बोली जाती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। मतलब कहाँ पे क्या बोली बोली जाती है, तो थोड़ा बहुत कुछ अलग पार्ट्स कॉमन भी आपको मिल सकते हैं, तो वो हमें ध्यान देना है, ठीक है। आगे जो है अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास जो रहेगी हमारी नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, मैं जान रही हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस वीडियो में आ रही होंगी। प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैं उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है आपको अच्छा लगेगा या नहीं, बट हाँ अगर कुछ यूज़फुल है तो मैं चाहूँगी कि आप कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मैं और भी आगे वीडियोस इसके से जल्दी ही ले आती हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी ईवीएस को पूरा रिवाइज़ कर पाएँ केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।